भाई के मरने के बाद मैंने भाभी को दिलासा दिया, मैं आपसे निकाह करूंगा, आप घर छोड़कर ना जाएं। और यूं मैंने भाभी को एतमाद में लेकर उनके साथ निकाह से पहले ही मियां बीवी वाला ताल्लुक कायम कर लिया। जब भाभी हामला हुई तो मैंने निकाह से इनकार कर दिया और अम्मी ने भाभी को बदकिरदार कहकर घर से निकाल दिया। मगर भाभी जाते हुए मेरे हाथ में काला कपड़ा पकड़ा गई। मैंने जैसे ही उसे खोला तो मेरे जिस्म से जान निकल गई। मैं अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने लगा, क्योंकि मेरा भाई अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और मेरी भाभी भी भाई पर जान निछावर करती थी। जबकि मेरी माँ समाविया भाभी से पूरे घर के काम करवाती और फिर उनके हर काम में नुक्स निकाल कर उन्हें बातें सुनाती। लेकिन भाभी ने कभी उनके आगे जुबान नहीं चलाई थी, वो चुप करके सब कुछ सह लेती थी। भाभी की शादी को अभी चंद माह ही गुजरे थे जब एक दिन भाई का एक्सीडेंट हुआ और वो मौके पर ही फोत हो गए। उस दिन के बाद से तो अम्मा ने भाभी को मनहूस कहना शुरू कर दिया कि तू मेरे बेटे को खा गई, तू मनहूस है। और भाभी का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने फैसला कर लिया था कि इद्दत पूरी होते ही वो इस घर से चली जाएंगी। अम्मा ये बात समझने को तैयार ही नहीं थी कि अगर उनका बेटा गया है तो जिंदगी भाभी की भी तो बर्बाद हो गई है। अब भाभी हर वक्त सदमे में रहती और अम्मा उन पर अपने नफरत के तीर चलाती रहती। इद्दत के दिनों में भाभी ने मुझसे पर्दा कर लिया था। एक दिन अम्मा घर में नहीं थी और भाभी किचन में खाना बना रही थी। मैं चुपके से किचन में गया और बोला, भाभी। मेरी आवाज सुनकर उन्होंने अपने दुपट्टे से पर्दा कर लिया और बोली, मुन्नीब भाई, मैं इद्दत में हूँ, अभी आप यहाँ से चले जाएं। मैं एकदम मुस्कुराकर बोला, भाभी अब छोड़ भी दे मुझसे ये पर्दा करना, आपकी खूबसूरती कहाँ मुझे आपसे दूर जाने देती है। भाभी बिना जवाब दिए अपने कमरे की तरफ भाग गई। मैं वहीं खड़ा हंसता रहा। कुछ देर बाद किचन से जलने की बू आने लगी। भाभी की हंडिया जल गई थी। जब अम्मा वापस आई और जला हुआ सालन देखा तो कयामत बर्पा हो गई। तेरा ध्यान कहाँ था? अम्मा ने उन्हें बालों से पकड़ लिया। किसके साथ लगी हुई थी वो? मैं कमरे में, वो सच नहीं बता सकती थी। अम्मा ने उन्हें बहुत मारा। उस दिन भाभी ने बहुत मार खाई। इस वाक़ये के बाद मेरा हौसला बढ़ गया। ये मेरा हर रोज का मामूल बन गया। मैं मौका पाते ही भाभी को हरासा करना शुरू कर देता। कभी उनका रास्ता रोक लेता, कभी उन पर आवाजें कसता। वो बेबसी से रोती रहती लेकिन किसी को कुछ नहीं कह सकती थी। वो जानती थी कि अम्मा मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगी। फिर एक दिन हद हो गई। भाभी सहन में कपड़े फैला रही थी। मैंने पीछे से जाकर उनका पल्लू पकड़कर खींच लिया। वो घबराकर पलटी। उनका दुपट्टा मेरे हाथ में आ गया। ऐन उसी वक्त अम्मा कमरे से बाहर निकली। उन्होंने मुझे भाभी का दुपट्टा पकड़े देख लिया। भाभी की आंखों में आंसू थे। वो जल्दी से वहां से भाग गईं। मुनीब, अम्मा ने गुस्से से मुझे आवाज दी। मैं इत्मीनान से उनके कमरे में गया। जी अम्मा। ये क्या हो रहा था? अम्मा की आंखों में शोले थे। तेरे भाई की बेवा है वो, तुझे शर्म नहीं आती? ये हरकतें करते हुए मैंने कंधे उचकाए और एक लम्हे के लिए सोचा। फिर मैंने वो तीर चलाया जिसने भाभी की जिंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह कर देनी थी। अम्मा, मैं क्या करता? मैंने मजलूम सी शक्ल बना ली। मैं कुछ नहीं कर रहा, वो खुद ही ऐसी है, वो खुद ही मुझे अपने पास बुलाती है। अम्मा ने मुझे घूर कर देखा। क्या मतलब? मतलब साफ है अम्मा। मैंने उल्टा इल्जाम उसी पर लगा दिया। वो मुझे इशारे करती है, मैं तो अपने भाई की इज्जत का ख्याल करके चुप रहता हूँ, वरना वो तो। मेरी बात सुनकर अम्मा के चेहरे पर एक वहशतनाक गुस्सा उभर आया। वो जो समाविया को सिर्फ मनहूस समझती थी, अब उसे बद किरदार भी समझने लगी थी। उसकी ये मजाल। वो दांत पीसते हुए बोली, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे बेटे के मरने का इंतजार कर रही थी ये बदजात। मैंने जल्दी पर तेल डाला। अम्मा अब छोड़े इन बातों को, मैं खुद संभाल लूंगा, आप परेशान ना हो। उस दिन के बाद भाभी की जिंदगी जहन्नुम बन गई। अम्मा ने उनका कमरे से निकलना बंद कर दिया। वो अब उनसे सिर्फ नौकरानियों वाला काम नहीं लेती थी, बल्कि उन्हें बकायदा ज़हनी और जिस्मानी अजियत देने लगी थी। उनके लिए अब भाभी सिर्फ एक बेवा नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत थी जिसकी नजरें उनके जवान बेटे पर थीं। मैं अपने इस झूठ के नतीजे से बहुत खुश था। अब मुझे भाभी को हरासा करने के लिए मौका नहीं ढूंढना पड़ता था। अम्मा खुद ही उसे मेरे सामने जलील करती और मैं इस तमाशे से लुत्फ अंदोज होता। भाभी बेबसी की तस्वीर बनी रहती। वो कस्में खाती, अपनी सफाइयां पेश करती, लेकिन अम्मा मेरी बात को सच मान चुकी थी।
تمہاری جیسی عورتوں کو میں خوب جانتی ہوں، بیوہ ہو کر بھی حیا نہیں آتی۔ اماں انہیں تانے دیتی۔ بھابھی کی عدت پوری ہونے میں چند ہی دن باقی تھے۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش اور خوف زدہ رہنے لگی تھی۔ ان کی خوبصورت آنکھوں میں اب ویرانی کی جگہ خوف نے لے لی تھی۔ پھر وہ رات آئی، باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ اماں اپنی دوائیاں کھا کر جلدی سو گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جاگ رہا تھا، اسٹور کا حساب کتاب کر رہا تھا، لیکن میرا دھیان بار بار بھابھی کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ آج ان کی عدت کا آخری دن تھا۔ مجھ پر شیطانیت سوار ہو گئی۔ میں نے حساب کی کتاب بند کی اور دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلا۔ گھر میں مکمل اندھیرا تھا۔ میں خاموشی کے ساتھ بھابھی کے کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا تو وہ کھل گیا۔ وہ شاید کنڈی لگانا بھول گئی تھی۔ میں اندر داخل ہوا۔ وہ اپنے بستر پر سوئی پڑی تھی۔ ہلکی ہلکی روشنی جو کھڑکی سے آ رہی تھی، اس میں ان کی رنگت گوری چمک رہی تھی۔ وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا، لیکن میری ہوس غالب آ چکی تھی۔ میں آگے بڑھا اور ان کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ شاید میری آہٹ سے جاگ گئیں۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں اور مجھے اپنے اتنے قریب دیکھ کر ان کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ وہ چیخنے ہی والی تھی کہ میں نے تیزی سے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے انہیں گھورا، آواز نکالی تو جان سے مار دوں گا۔ وہ میرے ہاتھ کے نیچے گھٹ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں التجا کر رہی تھیں۔ وہ ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، لیکن میری طاقت کے سامنے ان کی مزاحمت بیکار تھی۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ میں نے ان کے ساتھ زبردستی کی اور ان کی عزت پامال کر دی۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن ان کی آواز میرے ہاتھ کے نیچے دب کر رہ گئی۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ کون ہے؟ اماں کی آواز آئی۔ انہوں نے لائٹ جلا دی۔ وہ مجھے بھابھی کے ساتھ اس حالت میں دیکھ کر بت بن گئی۔ ان کے ہاتھ سے لاٹھی چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ وہ ہکا بکا کھڑی مجھے اور روتی ہوئی بھابھی کو دیکھ رہی تھی۔ اماں اس منظر کو دیکھ کر ساکت کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بھابھی سماویہ بستر کے کونے میں سمٹی اپنے بکھرے ہوئے کپڑوں کو سمیٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ان کے منہ سے سسکیوں کے سوا کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ اماں کا پہلا جھٹکا غصے میں بدلا۔ انہوں نے زمین سے اپنی لاٹھی اٹھائی اور میری طرف لپکی۔ بے غیرت، یہ کیا کیا تو نے؟ وہ مجھ پر لاٹھی برساتے ہوئے چیخی۔ میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اماں میری بات تو سنیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا یہ عورت ٹھیک نہیں ہے، اسی نے مجھے بلایا تھا۔ اماں ایک پل کے لیے رکی۔ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا، پھر نفرت سے بھابھی کی طرف مڑی۔ بھابھی نے نفرت سے سر ہلایا۔ نہیں اماں، خدا کی قسم یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ اماں نے بھابھی کو ایک زوردار تھپڑ مارا۔ چپ کر بد کردار، ایک تو گناہ کیا، اوپر سے میرے بیٹے پر الزام لگاتی ہے۔ تیری چیخیں سن کر آئی ہوں، تو نے ہی تو اسے اپنے کمرے میں بلا کر یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے۔ میں حیران تھا کہ اماں نے اتنی جلدی میرا الزام سچ مان لیا، لیکن شاید وہ سچ ماننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ان کے لیے یہ ماننا آسان تھا کہ ایک بے سہارا بیوہ بد کردار ہے، یہ نسبت اس کے کہ ان کا اپنا بیٹا اتنا گر سکتا ہے۔ نکل میرے کمرے سے، وہ مجھ پر چیخی۔ اور تو؟ انہوں نے بھابھی کی طرف انگلی اٹھائی۔ صبح دیکھتی ہوں میں تجھے۔ اماں مجھے دھکیلتی ہوئی کمرے سے باہر لے آئیں اور بھابھی کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اگلی صبح گھر میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ اماں نے مجھے ناشتے کی میز پر بلایا۔ وہ بہت پرسکون لگ رہی تھی، لیکن یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ منیب، انہوں نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، رات جو ہوا بہت برا ہوا۔ میں نے فوراً دفاعی انداز اپنایا۔ اماں میرا یقین کریں، چپ ہو جاؤ۔ وہ گرجی، میں بچی نہیں ہوں جو سمجھ نہ سکوں۔ میں جانتی ہوں یہ بد کردار نہیں ہے، تم اس کے ساتھ غلط کر رہے ہو۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ اماں، انہوں نے میری بات کاٹی، میں نے اس دن بھی دیکھ لیا تھا جب تو نے اس کا پلو پکڑا تھا۔ میں تمہاری ماں ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، تو پھر آپ نے رات اسے کیوں مارا؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ کیونکہ وہ بے وقوف ہے، اماں نے نفرت سے کہا۔ اسے حالات کے ساتھ چلنا نہیں آیا، لیکن اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم اس کے ساتھ ایسے ہی تعلقات رکھنا چاہتے ہو تو اس سے نکاح کر لو۔ یہ سننا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ نکاح، اور وہ بھی اس سے؟
अम्मा आपका दिमाग तो ठीक है। अम्मा ने मुझे घूर कर देखा। अब वैसे भी बाकी कुछ नहीं रहा, जो मर्जी था। तुमने उसकी इज्जत पमाल की है, अब तुम ही उससे निकाह करोगे। तुम मुझे कह देते, उसकी इद्दत पूरी हो गई थी, मैं खुद तुमसे उसका निकाह करवा देती। उसकी इज्जत क्यों बर्बाद की? अम्मा को सिर्फ इस बात पर गुस्सा था कि मैंने ये काम छुप कर क्यों किया, जिससे घर की बदनामी हो सकती थी। मैं मरा नहीं जा रहा उसके साथ शादी के लिए। मैं गुस्से से खड़ा हो गया। मैं नहीं करूंगा उस बेवा से शादी, तुम्हें करनी पड़ेगी, अम्मा ने कतई लहजे में कहा, वरना मैं उस लड़की को अभी घर से निकाल दूंगी और मोहल्ले में कहूंगी कि ये बदचलन थी और इसका इल्जाम मेरे बेटे पर लगा रही थी। ये बात सुनकर भाभी, जो शायद कमरे में हमारी बातें सुन रही थी, रोती हुई बाहर आई और सीधा मेरे सामने आकर हाथ बांधकर खड़ी हो गई। खुदा का वास्ता है मुनीब, वो फूट फूट कर रो पड़ी, तुमने मेरी इज्जत पमाल की है, मैं अब कहाँ जाऊंगी? मुझसे शादी कर लो, मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं है। वो मेरे कदमों में गिरने लगी। अम्मा कह रही हैं कि अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो वो मुझे घर से निकाल देंगी। मैं इस हाल में कहाँ जाऊंगी? मैंने उसकी इस हालत को देखा, उसका रोता हुआ चेहरा, उनकी इल्तिजा, मुझे उन पर रहम आने की बजाय शदीद घिन आ रही थी। मैंने उनके हाथ झटक दिए। तो क्या मैं बेवकूफ हूँ जो तुम जैसी औरत से शादी करूंगा? वो हैरत से मेरा चेहरा देखने लगी। अम्मा, आप जो मर्जी करें, मैंने अम्मा की तरफ मुड़कर कहा। इसे घर से निकालें या जो मर्जी करें, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। ये कहकर मैं जूते पहनने लगा। मुनीब, कहाँ जा रहे हो? अम्मा ने पूछा। स्टोर जा रहा हूँ और मेरे वापस आने तक ये औरत मुझे इस घर में नजर न आए। भाभी समाविया ने जब मेरे ये आखिरी अल्फाज सुने तो उनकी आंखों में इल्तिजा की जगह एक अजीब सी वहशत ने ले ली, जैसे उन्हें यकीन हो गया हो कि उनकी दुनिया खत्म हो चुकी है। मैं स्टोर से रात गई घर लौटा। सारा दिन मेरे सर पर गुस्सा सवार रहा। अम्मा मुझ पर उस औरत से शादी करने के लिए दबाव डाल रही थी, जिसकी मेरे नजदीक कोई औकात नहीं थी। मैंने तहैया कर लिया था कि मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। घर में मुकम्मल खामोशी थी। अम्मा शायद अपने कमरे में सो चुकी थी। मैं सीधा अपने कमरे में जाने की बजाय भाभी समाविया के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे को बाहर से कुंडी लगी हुई थी। अम्मा ने शायद उसे बंद कर दिया था। मैंने गुस्से से कुंडी खोली और दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ। वो जाए नमाज पर बैठी रो रही थी। मुझे देखकर वो सहम कर खड़ी हो गई। उनकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थी। तुम्हें क्या लगता है? मैंने नफरत से उसे देखा कि तुम रो धोकर अम्मा से कहकर मुझसे जबरदस्ती शादी कर लोगी। वो मेरे करीब आई। मुनीब, मैं सिर्फ अपनी इज्जत की भीख मांग रही हूँ। जो हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अम्मा भी जानती हैं। अम्मा जो भी जानती हैं वो मेरा मसला है। मैंने उसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। वो दर्द से कराही। छोड़ो मुझे, खुदा के लिए रहम करो, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारी इल्तिजा ने मुझे मजीद गुस्सा दिला दिया है। मैंने दांत पीसते हुए कहा, शादी करना चाहती हो मुझसे? मैं उसे बाजू से घसीटता हुआ कमरे से बाहर लाया। वो गिरती पड़ती मेरे साथ घसीट रही थी। मुनीब, अम्मा को जागने दो। अम्मा, वो चीखने लगी। अम्मा सो रही हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उसे खींचता हुआ मरकजी दरवाजे तक ले आया। बाहर रात के अंधेरे में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैंने दरवाजा खोला और उसे पूरी कुव्वत से बाहर धक्का दिया। वो ठोकर खाकर गीली जमीन पर जा गिरी। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम जैसी बेवा से शादी करूं। चलो निकलो मेरे घर से, मैंने गुस्से से चीख कर कहा। खुदा का वास्ता है मुनीब, वो दरवाजे की चौखट पकड़ कर रो रही थी। ऐसा जुल्म मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैंने उसके हाथों पर लात मारी और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने अंदर से कुंडी चढ़ाई और एक गहरी सांस ली। मेरे सीने में जलने वाली आग ठंडी हो गई थी। मैंने एक मसला हमेशा के लिए हल कर दिया था। अगली सुबह में मामूल से पहले जाग गया। मैं सहन में बैठा चाय पी रहा था जब अम्मा कमरे से बाहर आई। समाविया कहाँ है? उन्होंने नाश्ता न देख कर पूछा। अभी तक सो रही है क्या? मैंने एक लम्हे के लिए उनके चेहरे को देखा और फिर इंतहाई मासूमियत से कंधे उचकाए। पता नहीं अम्मा, मैंने भी नहीं देखा, कमरे में नहीं है। क्या? अम्मा माथे पर बल डाले उस कमरे की तरफ भागी। कमरा खाली था। मुनीब, वो परेशानी से बाहर आई। वो कमरे में नहीं है। मैंने चौंकने की अदाकारी की। कहाँ चली गई? मैं देखता हूँ। मैंने सारा घर छान मारा। फिर मैं वापस अम्मा के पास आया और एक झटके से सर पकड़ा। अम्मा भाभी घर से भाग गई हैं। अम्मा के पांव तले से जैसे जमीन निकल गई।
بھاگ گئی؟ ایسے کیسے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں نے فکر مندی سے کہا۔ رات اس نے مجھ سے شادی کے لیے اتنا ڈرامہ کیا اور جب میں نے انکار کر دیا تو شاید وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ اللہ جانے اس کے کس کس کے ساتھ تعلقات تھے۔ بھائی تو سیدھا سادہ تھا، اسے پھانس لیا۔ اماں جو رات تک بھابھی کو بے قصور سمجھ رہی تھی، یہ سن کر دوبارہ تذبذب کا شکار ہو گئی۔ ان کے لیے یہ ماننا زیادہ آسان تھا کہ وہ بھاگ گئی ہے بنسبت اس کے کہ ان کے بیٹے نے اسے رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا ہے۔ میں نے فوراً شور مچا دیا۔ اماں نے بھی رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ محلے کی عورتیں جمع ہو گئیں۔ ہائے اللہ، کیسی عورت تھی! ایک پڑوسن بولی، بڑی مشکل سے اس نے عدت پوری کی ہے، لگتا ہے کب سے گھات لگائے بیٹھی تھی کہ شوہر مرے اور وہ بھاگے، شکر ہے عدت میں نہیں بھاگی۔ دوسری نے لقمہ دیا، بہت تیز تھی وہ، شکل سے تو بڑی معصوم لگتی تھی۔ میں اور اماں خاموشی سے لوگوں کے تانے سنتے رہے۔ ہمارا گھر پھر سے معمول کے مطابق چلنے لگا۔ میں اس پورے واقعے کو بھول کر اپنے کام میں لگ گیا۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک گندا باب بند کر دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں کہاں گئی، اس کے ساتھ کیا ہوا، اور نہ ہی مجھے جاننے میں کوئی دلچسپی تھی۔ سماویہ کے جانے کے بعد وقت گزرتا رہا۔ پہلے کچھ دن محلے میں سرگوشیاں ہوتی رہیں، پھر سب بھول بھال گئے۔ اماں نے بھی اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ ہم دونوں نے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اس رات اصل میں کیا ہوا تھا، یا میں نے اسے گھر سے نکالا تھا۔ ہمارے لیے وہ ایک بد کردار عورت تھی جو بھاگ گئی۔ 2 سال گزر گئے۔ ان 2 سالوں میں میں نے اسٹور کو اور بھی پھیلا لیا تھا۔ ہمارا کاروبار چمک اٹھا تھا۔ میں اپنی زندگی کو مکمل طور پر معمول پر لے آیا تھا۔ سماویہ کا خیال مجھے کبھی نہیں آیا، جیسے وہ میری زندگی میں کبھی تھی ہی نہیں۔ ایک دن اماں میرے پاس آئیں۔ منیب، اب تم بھی جوان ہو گئی ہو، کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، کب تک اکیلے رہو گے؟ میں ان کا مطلب سمجھ گیا۔ اماں، جو آپ کو ٹھیک لگے۔ اماں خوش ہو گئی۔ میں نے تمہارے لیے رشتہ دیکھ رکھا ہے۔ کون؟ میں نے لاپرواہی سے پوچھا۔ تمہاری خالہ کی بیٹی سائرہ۔ اماں نے مسکرا کر بتایا، خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے خاندان کی ہے، مجھے بھی پسند ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے بھی خوشی ہوئی۔ سائرہ واقعی خوبصورت تھی، میں اسے بچپن سے جانتا تھا اور وہ مجھے پسند بھی تھی، وہ میرے لائق تھی۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ خالہ سے رشتہ مانگا گیا تو انہوں نے خوشی خوشی رشتہ دے دیا۔ میری شادی کی تاریخ طے پا گئی۔ میں بہت خوش تھا کہ میری شادی میری پسندیدہ عورت سے ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ گھر کو نیا رنگ روغن کروایا گیا، مہنگا فرنیچر خریدا گیا۔ میں اپنی نئی زندگی کے آغاز کے لیے بہت پرجوش تھا۔ میں وہ سب کچھ بھول چکا تھا جو میں نے 2 سال پہلے کیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی سے ایک کانٹا نکال پھینکا تھا اور اب صرف خوشیاں ہی میرا مقدر تھیں۔ شادی کا دن آ گیا۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ سارا خاندان اکٹھا تھا۔ میں نے سیاہ شیروانی پہنی ہوئی تھی اور بہت خوش تھا۔ سائرہ سرخ جوڑے میں غضب ڈھا رہی تھی۔ رخصتی کے بعد ہم گھر آئے۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ رسم و رواج نبھاتے نبھاتے رات کے 2 بج گئے۔ اماں نے مجھے مسکرا کر دیکھا۔ جاؤ بیٹا، دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میرا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ میں بے چینی کے ساتھ اپنی بیوی کے کمرے میں جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی آنے والی زندگی کے خوبصورت خواب بن لیے تھے۔ میں خوشی اور ایک انجانی بے چینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنے سجے سجائے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ میں نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا، اسی لمحے قیامت خیز دھماکے کی آواز سے پورا گھر لرز اٹھا۔ ایسے لگا جیسے کسی نے گھر کا مرکزی دروازہ توڑ دیا ہو۔ اس آواز کے ساتھ ہی عورتوں کی دل خراش چیخیں بلند ہوئیں۔ کون ہے؟ کیا ہوا؟ میں پلٹا۔ اماں اور باقی مہمان جو لاؤنج میں تھے خوف سے چیخ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، 5 دیو ہیکل نقاب پوش آدمی جن کے ہاتھوں میں کلاشنکوف اور چاقو چمک رہے تھے، گالیوں کی بچھاڑ کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ جو جہاں ہے وہیں رک جائے ورنہ بھون کر رکھ دوں گا۔ ان کے سرغنے کی بھاری گرجدار آواز پورے گھر میں گونجی۔ گھر میں ایک دم موت کا سناٹا چھا گیا۔ مہمان خوف سے دیواروں کے ساتھ چپک گئے۔ عورتوں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ اماں، میں ان کی طرف لپکا۔ اوئے دلہے راجا! ایک ڈاکو نے مجھے دیکھتے ہی نعرہ لگایا اور میری طرف بندوق سیدھی کر دی۔
एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरी दुल्हन बेवा हो जाएगी। मैं वहीं जम गया। मेरा सारा खुशी का नशा चूर हो चुका था। जेवर किधर है, पैसा किधर है? एक डाकू ने करीब तरीन मेहमान के सर पर पिस्तौल का बट मारा। और दुल्हन किधर है, ये सुनना था कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी नजर बेअख्तियार अपने कमरे के दरवाजे की तरफ उठी, जिसे मैंने अभी तक खोला नहीं था। डाकुओं के सरगने ने मेरी नजर का ताक़ुब किया। वो एक फहशियाना कहकर लगाकर मुस्कुराया। अच्छा तो शिकार अभी कमरे में ही है। नहीं, मैं उनके सामने हाथ जोड़कर चिल्लाया, खुदा के लिए नहीं, तुम्हें जो चाहिए ले लो। ये लो मेरा बटवा, मेरी घड़ी, ये जेवरात सब ले लो। मैंने अपनी कीमती घड़ी उतार कर उनकी तरफ फेंकी। अम्मा, सारा जेवर सारा कैश इनको दे दे, लेकिन खुदा के वास्ते मेरे कमरे की तरफ मत जाना। दौलत तो हम ले ही लेंगे दुल्हे मियाँ। सरगना मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन शादी का तोहफा तो अभी वसूल करना है। वो दो डाकुओं के साथ मेरे कमरे की तरफ बढ़ा। नहीं नहीं, मैं अपनी पूरी ताकत से चीखता हुआ उनके रास्ते में खड़ा हो गया। तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। इसको हटाओ, सरगन्ने ने हुक्म दिया। इससे पहले कि मैं कोई मजामत कर पाता, एक डाकू ने पीछे से आकर अपनी क्लाशनकोफ का बट मेरी कमर पर पूरी कुव्वत से मारा। एक नाकाबिले बर्दाश्त दर्द की लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। मेरी चीख मेरे हलक में ही घुट गई। मैं घुटनों के बल फर्श पर गिर गया। इसको बांध दो। दो डाकुओं ने मुझे बालों से पकड़कर घसीटा। मैं दर्द से बिलबिला रहा था। उन्होंने मुझे वही लाउंज में एक कुर्सी के साथ इतनी मजबूती से बांधा कि रस्सियां मेरी कलाइयों में धंस गईं। मेरा चेहरा ऐन मेरे सजे सजाए कमरे के दरवाजे की तरफ था। मैं बेबसी से देख रहा था। खोलो दरवाजा, सरगना ने चीख कर कहा। कमरे के अंदर से सायरा की घबराई हुई आवाज आई, कौन कौन है? मुनीब। मुनीब तो गया बेटा, सरगना हंसा और उसने एक जोरदार ठोकर दरवाजे पर मारी। नाजुक दरवाजा एक झटके से टूटकर खुल गया। अंदर सायरा, जो सुर्ख जोड़े में घूंघट निकाले मेरा इंतजार कर रही थी, उन्हें देखकर ऐसी चीखी कि लगा उसका गला फट जाएगा। नहीं सायरा नहीं, मैं कुर्सी समेत उछल पड़ा। छोड़ दो इसे जानवरों, छोड़ दो। मैं अपनी रस्सियों से निकलने के लिए पागलों की तरह तड़प रहा था। रस्सियां मेरी कलाइयों को छील रही थी। खून रिसने लगा था, लेकिन मेरी बेबसी बढ़ती जा रही थी। दो डाकू कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने सायरा को बालों से पकड़कर घसीटा। नहीं, खुदा का वास्ता है, मुझ पर रहम करो, छोड़ दो मुझे। वो रो रही थी। इसको भी लाकर इधर बांधो, सरगना ने हुक्म दिया। बाकी दो डाकुओं ने अम्मा और दूसरे मेहमानों को एक दूसरे कमरे में बंद कर दिया था। अब लाउंज में सिर्फ मैं, वो दो डाकू और फर्श पर पड़ी सिसकती हुई सायरा थे। बहुत खूबसूरत माल है। एक डाकू ने सायरा का घूंघट नोचकर दूर फेंक दिया। नहीं, तुम जो बोलोगे मैं दूंगा। मेरा स्टोर है, गोदाम भरा पड़ा है, सारा माल ले लो, बस इसे छोड़ दो। मैं रो रहा था, भीख मांग रहा था। सरगना मेरी कुर्सी के पास आया। उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। तेरी आवाज नहीं आनी चाहिए, अब तू बस तमाशा देख। उसने सायरा की तरफ देखा। आज तेरी शादी की पहली रात है ना, चल हम मनाते हैं तेरी सुहाग रात। वो वैसी कहकर लगाते हुए उस पर झपटे। नहीं, मेरी चीख पूरे घर में गूंजी। मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने, मेरी शादी की पहली रात, मेरे अपने ही घर में मेरी नई नवेली दुल्हन की इज्जत को तार तार कर दिया गया। मैं चीखता रहा, मैं चिल्लाता रहा, मैं गालियां बकता रहा, मैं खुदा को वास्ते देता रहा, लेकिन मेरी आवाज उन दरिंदों की हैवानियत के शोर में दब गई। सायरा की चीखें पहले बुलंद हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता सिसकियों में और फिर एक घुटी हुई बेजान आह में बदल गई। मैंने बेबसी में अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे आंसू मेरे गालों पर बह रहे थे। मैं कुछ नहीं कर सका। मैं अपनी बीवी को नहीं बचा सका। उस दरिंदगी के बाद वो उठे। उन्होंने इत्मीनान से अलमारियां खोली। अम्मा का सारा जेवर, सारा का तमाम जेवर, शादी में मिलने वाली सलामी, घर में पड़ी तमाम नकदी, सब कुछ समेटा। चलो भाइयों, काम हो गया। वो हंसते हुए एक दूसरे को दाद देते हुए घर से निकले। जाते जाते सरगना मेरे पास आया। उसने मेरी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला, एक सिगरेट सुलगाया और धुआं मेरे मुंह पर छोड़ता, शादी मुबारक हो दुल्हन मियाँ। वो चले गए। उनके जाने के बाद घर में एक ऐसी खामोशी छा गई जो मौत से ज्यादा भयानक थी। इस खामोशी को सिर्फ मेरी बीवी की टूटी हुई बेरब्त सिसकियां तोड़ रही थी, जो अब फर्श पर एक बेजान गुड़िया की तरह पड़ी थी। कुछ देर बाद दूसरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से पिटने की आवाज आई। अम्मा और बाकी मेहमानों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा और बाहर निकले।
मुनीब मेरे बच्चे, अम्मा भागती हुई आईं और कांपते हाथों से मेरी रस्सियां खोलने लगी। जैसे ही मैं आजाद हुआ, मैं अपनी टांगों पर खड़ा नहीं हो सका। मैं गिरता पड़ता सायरा की तरफ बढ़ा। सायरा वो फर्श पर बिखरी पड़ी थी। उसका सुर्ख जोड़ा जगह जगह से फटा हुआ था, उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें बेजान थी। मैंने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। वो एकदम से वहशत से चीखती हुई पीछे हटी। नहीं, हाथ मत लगाना मुझे, दूर हटो। उसकी नजर मेज पर पड़े फल काटने वाले चाकू पर पड़ी। उसने वो चाकू उठाया और अपनी कलाई पर रखने लगी। सायरा नहीं, पागल हो गई हो? मैंने और अम्मा ने मिलकर उससे चाकू छीना। मुझे मरने दो, वो पागलों की तरह चीख रही थी। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, मुझे मार दो। वो उठकर अपना सर दीवार से मारने लगी। मैंने उसे बाजुओं से जकड़ लिया। सायरा, होश करो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मैं आपके काबिल नहीं रही। वो मेरे सीने पर मुक्के बरसाती हुई बोली, मैं गंदी हो गई हूँ। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मेरी अपनी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी था। मैं जानता हूँ तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मैं वादा करता हूँ सायरा, मैं उन जानवरों को नहीं छोड़ूंगा। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, मैं उन्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। लेकिन वो किसी तरह भी चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। सारी रात हम जागते रहे। हमारा सजा हुआ घर लुट चुका था, लेकिन सबसे बढ़कर मेरी इज्जत बर्बाद हो गई थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही मैं उठा। मेरी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ इंतकाम था। मैंने कपड़े बदले। मेरी कमर में शदीद दर्द था, लेकिन मेरे दिल में लगी आग उससे कहीं ज्यादा थी। मैं फौरन पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुआ। मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान मेरा इंतजार कर रहा था। मैं थाने की तरफ भाग रहा था। मेरे हवास मुअत्तल थे। मेरी शादी की शेरवानी, जो चंद घंटे पहले मेरी खुशी और गरूर की अलामत थी, अब मेरे अपने ही खून के धब्बों से दागदार थी। जो पिस्तौल के बट से लगी चोट से रिसा था। मेरी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ एक वहशियाना इंतकाम की आग जल रही थी। मेरा दिमाग बार बार पिछली रात के मनाजिर दोहरा रहा था। सायरा की दिल खराश चीखें, डाकुओं के वहशी कहते और मेरी अपनी बेबसी। मैंने उसे बचाने का वादा किया था और अब मैं उन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। घर में कयामत गुजर चुकी थी। सायरा एक कोने में जिंदा लाश की तरह बैठी थी। उसकी आंखें पथरा गई थी। वो छत को घो रही थी। अम्मा, जो कल तक अपने बेटे की शादी पर खुशी से निहाल थी, अब जाए नमाज पर बैठी बेआवाज आंसू बहा रही थी। हमारा सजा सजाया घर फूलों की महक से भरा हुआ अब मौत के सन्नाटे और बारूद की बू से अटा पड़ा था। मैं उस माहौल में एक पल भी मजीद नहीं रुक सकता था। हर गुजरता लम्हा मेरी नाकामी का एहसास दिला रहा था। मैंने जूते पहने और दरवाजे की तरफ लपका। कहाँ जा रही हो बेटा? अम्मा ने टूटी हुई आवाज में पूछा। जहन्नुम में, मैं चीखा। उन लोगों के लिए जहन्नुम तैयार करवाने जा रहा हूँ। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। मैं उन्हें फांसी पर लटका दूंगा। मैंने मोटरसाइकिल को किक मारी और पागलों की तरह गलियों से होता हुआ मरकजी सड़क पर आ गया। सुबह का वक्त था। लोग अपने काम काज पर जा रहे थे। दुनिया मामूल के मुताबिक चल रही थी। उनका ये मामूल पर होना मुझे मजीद गुस्सा दिला रहा था। उन्हें क्या मालूम कि पिछली रात मुझ पर क्या गुजरी थी। मैंने मोटरसाइकिल थाने के बाहर एक झटके से रोकी और भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ। थाने का मंजर किसी पुरानी फिल्म जैसा था। दीवारों पर पान की पीक के निशानात, एक कोने में फाइलों का ढेर गर्द में अटा पड़ा था और इस्तकबालिया पर एक मोटा हवलदार, जिसकी वर्दी के बटन खुले थे, मेज पर पांव रखे ऊँघ रहा था। रिपोर्ट लिखनी है। मैंने मेज पर इतने जोर से हाथ मारा कि उस पर पड़ा चाय का मैला कप उछल पड़ा। हवलदार हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने गुस्सीली नजरों से मुझे घूरा, जो शायद उसकी नींद खराब होने पर थी। क्या मुसीबत है? नजर नहीं आ रहा। थाना है। मुसीबत मेरे घर पर आई है, मैं गरजदार आवाज में बोला। मेरे घर डाके के दौरान मेरी बीवी की इज्जत। मुझसे ये अल्फाज अदा नहीं हुए। मुझे तुम्हारे सबसे बड़े अफसर से मिलना है अभी। हवलदार ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरी शेरवानी, मेरे उलझे हुए बाल और मेरी सुर्ख आंखें। वो तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। अच्छा, डकैती हुई है?
रोज होती है, इसमें इतना शोर मचाने की क्या बात है? बैठ जाओ इस बेंच पर, मुंशी साहब आएंगे तो लिख लेंगे। उसका ये बेहिस और लापरवाह रवैया देखकर मेरा खून खौल गया। बैठ जाऊं? मैंने मेज पर पड़ी फाइलों को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। तुम पागल हो गए हो? मेरी दुनिया लूट गई है। मेरी शादी की पहली रात थी और तुम मुझे बैठने का कह रहे हो? बुलाओ अपने एसएचओ को। किधर है वो? मेरी चीखों पुकार से थाने में मौजूद दो चार दूसरे सिपाही और चंद साइलेंट भी मुतवज्जा हो गए। हवलदार अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। ओए तमीज से बात कर, ये तेरे बाप का घर नहीं है। आवाज नीची रख। मेरी आवाज तब तक नीची नहीं होगी जब तक वो दरिंदे पकड़े नहीं जाते। मैंने उसका गिरेबान पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। हाथ पीछे रख। एक दूसरे सिपाही ने डंडा दिखाया। दिमाग खराब है तेरा? अंदर कर दूंगा, हवालात में कर दूंगा अंदर। मैंने अपना सीना तान लिया। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरा केस दर्ज नहीं होता। बुलाओ अपने अफसर को। अफसर साहब राउंड पर गए हैं, हवलदार ने झुंझलाकर कहा। वैसे भी आज थाने में बड़ा हंगामा है। कैसा हंगामा? मैंने बेसब्री से पूछा। मेरी बर्बादी से बड़ा भी कोई हंगामा हो सकता है। नई एसपी साहिबा की पोस्टिंग हुई है, दूसरे सिपाही ने कदरी धीमी आवाज में बताया। आज उनका पहला दिन है। वो भी पूरे इलाके का चार्ज संभाल रही हैं, मीटिंग पर मीटिंग कर रही हैं। बड़ी सख्त अफसर हैं, सुना है एसपी साहिबा। मैं एक लम्हे के लिए ठटका। एक औरत, मुझे लगा मेरी रही सही उम्मीद भी दम तोड़ गई है। एक औरत मेरे इस दर्द को क्या समझेगी? वो भी बस फाइलों का पेट भरेगी और मुझे टरखा देगी। हाँ एसपी साहिबा, हवलदार ने तंजिया कहा। अब तो बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दे, वो तुझ जैसे पागलों से नहीं मिलती। चुप करके इस बेंच पर बैठ जा। मैं बेबसी से बेंच पर गिर गया। मेरा जिस्म कांप रहा था। इंतकाम की आग को अब निजाम की बेहिस्सी ठंडा कर रही थी। मैंने सर अपने हाथों में गिरा लिया। वक्त गुजरता रहा। थाने की वो सीधा दीवार पर लगी घड़ी की टक टक मेरे दिमाग पर हथौड़ों की तरह बरस रही थी। हर गुजरता सेकंड मुझे उन डाकुओं से मजीद दूर कर रहा था। मुझे सायरा का पथराया हुआ चेहरा याद आया। मुझे अपना वादा याद आया। नहीं, मैं ऐसे हिम्मत नहीं हार सकता। 1 घंटा गुजर गया, पूरा 1 घंटा। कोई मुंशी नहीं आया, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं दोबारा उठा और उस हवलदार के पांव पड़ गया। वो अब इत्मीनान से नाश्ता कर रहा था। कब तक इंतजार करूं मैं? मैंने जब्त की इंतहा पर पहुंचकर पूछा। मेरी बीवी की हालत खराब है, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते तो मुझे बता दो, मैं खुद उन्हें ढूंढ कर मार दूंगा। हवलदार ने निवाला चबाते हुए मुझे देखा। कहा ना, मीटिंग हो रही है, एसपी साहिबा अभी किसी से नहीं मिल सकती। कल आना। कल? ये लफ्ज सुनना था कि मेरे अंदर का सारा लावा फट पड़ा। मैंने मेज पर पड़ी उसकी चाय की प्याली उठाई और दीवार पर दे मारी। कल? जब तक वो दरिंदे मुल्क से भाग जाएं, मैं आज 1 सेकंड भी यहाँ से नहीं जाऊंगा। बुलाओ अपनी उस एसपी को। मैं देखता हूँ वो कौन सी तोप चीज है जो एक मजलूम की फरियाद नहीं सुन सकती। मैंने थाने में हंगामा खड़ा कर दिया। मैं चीख रहा था, चीजें उठाकर फेंक रहा था। ओए पकड़ो इसे, पागल हो गया है ये। हवलदार ने डंडा उठा लिया। 2 सिपाही मुझे पकड़ने के लिए मेरी तरफ लपके। छोड़ो मुझे, मैं किसी एसपी वीएसपी को नहीं जानता। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरी बीवी का इंसाफ चाहिए। मैं उनकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रहा था। थाने में मुकम्मल अफरा तफरी का आलम था। बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। हवलदार ने मुझ पर डंडा बरसाने के लिए हाथ उठाया। एसपी साहिबा के सामने बदतमीजी आज करोगे तो सीधा अंदर जाओगे। आने दो इसे। मैं उन सिपाहियों को धक्का देते हुए चीखा। देखता हूँ कौन है वो, मैं उससे खुद बात करूंगा। लगता है तुम्हें मिलने का बहुत शौक है। हवलदार ने मुझे घूरते हुए कहा। ठीक है, वहीं खड़े रहो, वो आ रही हैं। अचानक थाने के मरकजी दरवाजे पर बूटों की मुनज्जिम और भारी आवाज उभरी। थाने में जो शोर शराबा था वो एकदम कफूर हो गया। हर सिपाही जो जहाँ था बुत की तरह साकित हो गया और अलर्ट खड़ा हो गया। हवलदार ने जल्दी से अपने खुले हुए बटन बंद किए और अपनी टोपी सीधी की। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। 2 मुसल्ला गार्ड के दरमियान स्याह चश्मा लगाए, मुकम्मल वर्दी में मलबूस एक इंतहाई बारोब और पुरएतमाद अफसर अंदर दाखिल हो रहा था। ये वही अफसर थी जिसका सब जिक्र कर रहे थे। नई एसपी साहिबा वो किसी शाहीन की तरह माहौल का जायजा लेती हुई
पूरे तमाद कदमों से चलती हुई सीधा मेरी तरफ आई। जहाँ मैं 2 सिपाहियों की गिरफ्त में अभी तक गुस्से से कांप रहा था, वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुकी। उसका चेहरा स्याह चश्मों की वजह से वाज़ेह नहीं था, लेकिन उसके खड़े होने के अंदाज में एक ऐसी ताकत थी जिसने मेरी जुबान गुंग कर दी थी। थाने में मौजूद हर सिपाही उस नई एसपी साहिबा को सलूट करने के लिए अलर्ट खड़ा हो गया। वो खातून अफसर जिसकी वर्दी पर उसके नाम की तख्ती चमक रही थी, इंतहाई पूरे तमाद कदमों से चलती हुई मेरी तरफ आ रही थी। उसका चेहरा स्याह चश्मों के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन उसकी चाल में एक ऐसा रौब था जिसने मेरे अंदर के तमाम गुस्से को एक लम्हे में खौफ में बदल दिया था। हवलदार, जो चंद लम्हे पहले मुझ पर चीख रहा था, अब सहम कर मेज के पीछे खड़ा था। वो अफसर मेरे बिल्कुल सामने आकर रुकी। मैंने गुस्से और बेबसी के मिले जुले तासुरात के साथ उसकी तरफ देखा। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उसने अपने हाथ से चश्मा उतारा। उसका चेहरा देखते ही मेरा सांस मेरे हलक में अटक गया। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन था। मेरे सामने खड़ी वो बारोब एसपी, जिसके कंधों पर सितारे चमक रहे थे, कोई और नहीं थी, वो समाविया थी। वो ही समाविया जिसे मैंने 2 साल पहले रात के अंधेरे में धक्के देकर उसकी इज्जत पामाल करके घर से निकाल दिया था। मैं उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। ये यहाँ कैसे? मेरे करीब खड़ा सिपाही शायद मेरी हैरत भांप गया था। वो फखर से बोला, जी ये एसपी समाविया हैं, आज ही इन्होंने यहाँ का चार्ज संभाला है। मैंने दोबारा दोहराकर पूछा, कौन? वो बोला, जी हाँ, एसपी समाविया। अभी कुछ देर पहले ही सीएसएस का इम्तिहान पास करने के बाद ये हायर हुई हैं। ये बात सुनते ही मैं शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया। मैं इंतकाम लेने आया था, लेकिन मेरा मुजरिम तो मेरे सामने मेरे इंसाफ की कुर्सी पर बैठा था। मैं वहां से पलटने ही वाला था। मैं उसका सामना नहीं कर सकता था। तभी उसके सर्द और फौलादी आवाज ने मेरे कदम जकड़ लिए। इनकी शिकायत सुनो और एफआईआर दर्ज करो। उसने हवलदार को हुक्म दिया, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर जमी हुई थीं। मैं हक्का बक्का सा दोबारा मुड़ा। मेरी जुबान गुंग हो चुकी थी। मैंने हिम्मत जमा की और टूटी हुई आवाज में सिर्फ इतना कह सका, मुझे माफ कर दो। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वो मुझे पहचानती ही नहीं। मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो? यहाँ हर किसी के मसले मसाइल सुनने जाते हैं। तुम भी अपना मसला बताओ और रिपोर्ट दर्ज करवाओ। उसका ये अजनबीपन मेरे मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा था। मैंने रूहान सी आवाज में जवाब दिया, मैंने जो किया वो भर लिया। रिपोर्ट किस चीज की दर्ज करवाऊं? वो हैरानगी से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए शनासाई की चमक उभरी और फिर बुझ गई। क्यों? क्या हो गया? क्या फिर किसी की इज्जत बर्बाद की है? उसके सवाल ने मेरा सर शर्म से झुका दिया। नहीं, मैं फूट फूट कर रो पड़ा। अब की बार मेरी अपनी इज्जत बर्बाद हो गई है। मेरी कल शादी थी और रात डाकू मेरी बीवी की इज्जत बर्बाद कर गए। ये सुनकर वो एक लम्हे के लिए रुकी। उसके चेहरे के तासुरात सख्त हो गए। ओह, तो अफसोस है। उसकी आवाज में हमदर्दी नहीं, एक अजीब सा तज्जिया था। जो तुमने किया, सजा एक बेकसूर को क्यों मिली? लेकिन मैंने सुना है दुनिया मकफ़ाते अमल है। शायद ये तुम्हारा मकफ़ाते अमल था। फिर उसने मेरी बीवी का सोचकर लहजा बदला। लेकिन उस लड़की का कोई कसूर नहीं जिसके साथ ये इतनी बड़ी ज्यादती हुई। वो हवलदार की तरफ मुड़ी, जो ये सारा मंजर देखकर परेशान खड़ा था। अभी रिपोर्ट दर्ज करो और उन डाकुओं का सुराग लगाओ। उसने एक एसपी के तौर पर हुक्म दिया। हवलदार ने मुझे तेजी से सल्यूट किया। जी मैडम, अभी करता हूँ। समाविया मुड़ी और अपने दफ्तर की तरफ चली गई। वो हवलदार जो मुझे थाने से धक्के देकर निकाल रहा था, अब जल्दी से मेरे लिए कुर्सी खींच रहा था। आए साहब, यहाँ बैठे, पूरी तफसील बताएं। मैडम का हुक्म है, हम मुजरिमों को जमीन से भी खोद निकालेंगे। मैं एक जिंदा लाश की तरह उस कुर्सी पर गिर गया और अपनी बर्बादी की एफआईआर दर्ज करवाने लगा। एसपी समाविया के हुक्म पर पुलिस हरकत में आ चुकी थी। वो हवलदार जो घंटे पहले मुझसे बात करना गवारा नहीं कर रहा था, अब हर घंटे बाद मुझे फोन करके तफ्तीश की पेश रफ्त से आगाह कर रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में पुलिस को इतनी तेजी से काम कभी करते नहीं देखा था। ये सब समाविया के रौब और उसके ओहदे की ताकत थी। वो एक इंतहाई काबिल और सख्त अफसर के तौर पर मशहूर हो चुकी थी। मैं घर पर सायरा
के पास बैठा था, जो अब एक जिंदा लाश बन चुकी थी। वो न रोती थी, न बोलती थी। अम्मा भी चुपचाप तस्बीह पढ़ती रहती थी। हमारा हंसता बसता घर, मेरी एक रात की खुशी, सब कुछ तबाह हो चुका था। मेरे दिल में इंतकाम की आग अब शर्मिंदगी की राख में बदल रही थी। सिर्फ 2 दिन लगे थे। तीसरे दिन सुबह सवेरे मुझे थाने से कॉल आई, मुनीब साहब मुबारक हो, मैडम के हुक्म पर हमने रात भर छापे मारे हैं, आपके तमाम मुजरिम पकड़े गए हैं, आप फौरन थाने आकर उनकी शनाख्त परेड कर ले। मेरे अंदर जान आई। मैं भागता हुआ थाने पहुंचा। वो 5 दरिंदे सलाखों के पीछे सर झुकाए खड़े थे। मैंने उन्हें देखते ही पहचान लिया, यही है वो। मैं गुस्से से चीखा, यही वो जानवर हैं। मेरी नजर कॉरिडोर के आखिर में खड़ी समाविया पर पड़ी। वो मुझे ही देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। उसने मुझे देखा, एक सिपाही को कुछ हिदायत दी और अपने दफ्तर में वापस चली गई। उसने मुझसे बात करना भी गवारा नहीं किया। मुकदमा अदालत में चला। समाविया ने जाती दिलचस्पी लेकर केस तैयार करवाया था। सबूत इतने मजबूत थे कि मुजरिमों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। अदालत ने उन्हें इबरतनाक सजा सुनाई। जिस दिन उन्हें सजा हुई, मैं अदालत के बाहर खड़ा था। मैंने समाविया को बाहर आते देखा। वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी। मैं भागता हुआ उसके पास गया। एसपी साहिबा। वो रुकी। उसके चेहरे पर वही सर्द मेहरी थी। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरी आवाज कांप रही थी। आपने मेरी बीवी को इंसाफ दिला दिया। आपने मेरी इज्जत रख ली। अगर आप न होती तो। उसने मुझे अपनी सर्द आंखों से देखा। मिस्टर मुनीब, मैंने ये आपके लिए नहीं किया। मैं उसके इस जवाब पर सख्ते में आ गया। लेकिन आपने इतनी जल्दी सब कुछ कर दिया। जो कुछ मैंने आपके साथ किया, उसके बाद भी तुम मेरे कसूरवार हो। उसने मेरी बात काटी। और हमेशा रहोगे। मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। फिर क्यों? मैंने टूटी हुई आवाज में पूछा। आप चाहती तो ये केस दफ्तर दाखिल करवा देती। ये मेरे गुनाहों की बेहतरीन सजा होती। मैंने ये सब कुछ एक औरत के लिए किया है। उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। क्योंकि मैं एक औरत हूँ, एक औरत का साथ देना मेरा फर्ज है। उस लड़की तुम्हारी बीवी सायरा का कोई कसूर नहीं था कि वो तुम्हारे गुनाहों की सजा भुगते। वो तुम्हारे जुर्म में शरीक नहीं थी। मैं शर्मिंदगी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी? वो एक लम्हे के लिए खामोश हुई। तुम्हारी सजा जेल की सलाखों से बहुत बड़ी है मुनीब। मैं तुम्हें ना जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगी और ना ही अदालतों में घसीटूंगी। जो जिल्लत तुमने मुझे दी थी, उसके लिए चंद साल की कैद बहुत छोटी है। मैंने खौफ से उसकी तरफ देखा। तो फिर तुम्हें सजा मेरा अल्लाह देगा। उसने आसमान की तरफ देखा। मैंने अपना मामला उसके सपुर्द कर दिया था जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाला था। और देख लो, उसकी अदालत का इंसाफ शुरू हो चुका है। तुम तैयार रहो अपने अंजाम के लिए। ये कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठी और चली गई। मैं वहीं खड़ा उसकी बातों के सैर में जकड़ा रह गया। मैं हैरान था उसकी सोच पर। वो चाहती तो मुझे उसी वक्त मेरे पुराने जुर्म में गिरफ्तार करवा सकती थी, लेकिन उसने मुझे मेरे रब के हवाले कर दिया था। मैं जब घर पहुंचा तो एक और कयामत मेरा इंतजार कर रही थी। सायरा अपना सामान बांधे लाउंज में खड़ी थी। सायरा, मैंने घबराकर पूछा, ये क्या कर रही हो? मुजरिम पकड़े गए हैं, उन्हें सजा हो गई है, सब ठीक हो गया है। वो मुड़ी। उसकी आंखें जो 2 दिन से बेजान थीं, आज नफरत से जल रही थीं। सब ठीक हो गया है, उसने जहरखंद लहजे में कहा। नहीं मुनीब, सब ठीक नहीं हुआ। मुझे सब मालूम हो गया है। क्या मालूम हो गया है? मेरा दिल डूबने लगा। एसपी समाविया के बारे में उसने कहा। अम्मा ने मुझे सब बता दिया। मैंने खौफ से अम्मा की तरफ देखा जो कोने में बैठी रो रही थी। सायरा, मेरी बात सुनो। क्या सुनो? वो चीखी। यही कि तुम एक दरिंदे हो। अम्मा ने बताया कि तुमने उस बेसहारा बेवा के साथ क्या किया। तुमने उसकी इज्जत पमाल की और फिर उसे आधी रात को घर से निकाल दिया। और वही हालात जो मेरे साथ पेश आए। सायरा ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। तुम में और उन डाकुओं में कोई फर्क नहीं है। वो नकाब पहनकर आए थे, तुम बगैर नकाब के दरिंदे हो। तुम्हें भी सजा होनी चाहिए। सायरा, खुदा के लिए ऐसा मत कहो। मुझे मत छोड़ो। मैं उसके कदमों में गिर गया। उसने नफरत से मुझे धक्का दिया। तुम्हें छूते हुए भी मुझे घिन आती है। तुमसे तो बेहतर है मैं अकेली जिंदगी गुजार लूं। तुम इंसान नहीं हो। वो अपना बैग उठाकर घर से निकल गई। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन वो नहीं रुकी। मुझे सजा जेल में नहीं हुई थी, मेरी असल सजा तो अब शुरू हुई थी। सायरा ने मुझसे तलाक ले ली। उसके बाद मैंने 2 शादियां की, लेकिन जैसे ही उन्हें मेरी हकीकत मालूम होती, वो मुझे छोड़कर चली जाती। मेरा स्टोर जिस पर मुझे बहुत मान था, आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो गया। मैं मकरूज हो गया।
अम्मा भी इसी गम में दुनिया से चली गई। आज मैं अकेला दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा हूँ। मेरे पूरे रिश्तेदार मुझसे घिन खाते हैं, कोई मुझे मुंह नहीं लगाता। और आज एसपी समाविया लोगों के दिलों पर राज करती है। उसकी शादी भी अब एक एसपी से हुई है जो उसकी बहुत इज्जत करता है। उसको उसकी नेकियों, उसके सब्र और उसकी पाकदामनी का सिला इस दुनिया में ही मिल गया, और मुझे मेरी बुराई, मेरे जुल्म और मेरे गुरूर की सजा इसी दुनिया में मिलना शुरू हो गई। ना जाने अब आखिरत की सजा कितनी बड़ी होगी। मगर फाते अमल दुनिया का सबसे बड़ा सच है, आप जो बोते हैं वो ही काटते हैं। शायद कुछ देर हो जाए लेकिन इंसाफ जरूर होता है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, लेकिन जब वो पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता।